हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज आज आप लोगों के लिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला पाएँ। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए जो हमारा संख्या दिया हुआ है 6 के पावर n, यानी 6 के घात n जो संख्या दिया हुआ है, जब हम n के जगह पे प्राकृतिक संख्या लेंगे तो क्या वह संख्या का इकाई अंक 0 होगा, यानी 0 से समाप्त हो सकती है संख्या। ये जांच करने के लिए बोल रहा है। यानी कहने का मतलब हमारा संख्या है 6n, n के जगह पे जब प्राकृतिक संख्या लेंगे, यानी हम प्राकृतिक संख्या लेंगे तो जो संख्या आएगा क्या वह संख्या का इकाई अंक, यानी वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। यानी 6 का पावर 1, यानी n के जगह पे हम जब 1 लेंगे तो क्या आएगा 6। जब n के जगह पे हम 2 लेंगे तो क्या आएगा 6 गुने 6, यानी 36, यानी 6 का पावर 3, यानी n के जगह पे जब हम 3 लेंगे तो क्या आएगा 6 गुने 6 गुने 6, तो 216। तो देखिए तो इकाई अंक यानी अंतिम, यानी 0 से समाप्त नहीं हो रहा है, यानी 6 का घात 3, इससे जो संख्या मिल रहा है 216, ये 0 से समाप्त नहीं हो रहा है। क्या इसी प्रकार n के जगह हम कोई भी संख्या रखेंगे जो प्राकृतिक संख्या हो तो इस तरह से जो संख्या मिलेगा क्या वह 0 पे समाप्त होगी, क्या वह 0 पे समाप्त होगी? यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इसी को जांच करके दिखाना है। तो अब हम समझते हैं कि अगर कोई संख्या 0 में समाप्त होती है तो क्या उनमें विशेषता होती है, यानी जब संख्या कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो क्या खासियत होगा। तो मान लिया जाए, हम मान लेते हैं एक संख्या हमारा 10 है, दूसरा संख्या 420 है, इसी तरह से कोई भी संख्या है, जैसे 60 है तीसरा संख्या, और भी आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो 0, यानी वो संख्या 0 में समाप्त होती है, 0 में समाप्त होती है। और इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से क्या होगा 2 पचे 10। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 से 210, फिर 2 से 105, फिर ये 3 से 3 तिहाई 9, 1 3 पचे 15, फिर 5 से 5 सत्ते 35। इसी प्रकार 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, यानी तीनों संख्या जो हमारा है, ये तीनों संख्या हमारा 0 से समाप्त हो रही है, यानी तीनों का इकाई अंक क्या है 0 है। तब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड में निश्चित रूप से एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आएगा। फिक्स है, एक से ज़्यादा बार भी 2 और 5 आ सकता, मगर एक बार तो आना तय है। एक बार आया 2 और 5, यहाँ पे देखें तो 2 बहुत बार आया और 5 भी आया है, यानी 2 और 5 एक बार जरूर से जरूर रहेगा, तभी इसका इकाई अंक 0 बन पाएगा। यानी 2 और 5 जब मल्टीप्लाई होगा, 2 और 5 को जब गुना करेंगे तो 10 आएगा, यही हमारा इकाई अंक में 0 हमेशा आते रहता है। यानी कोई भी संख्या है अगर उसका इकाई अंक 0 है, यानी 0 पे समाप्त हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 होगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 निश्चित रूप से एक बार जरूर आया हुआ रहेगा। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 में से कोई एक भी नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि उस संख्या के अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता है। तो इसी बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। पहले नंबर रीजन लिखते हैं कि कब हमारा किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और
5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होता है, अन्यथा नहीं। यानी यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से यानी कम से कम एक बार निश्चित रूप से अगर आया हुआ रहेगा, उपस्थित हो, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होता है, अन्यथा नहीं। 2 और 5 में से कोई अगर एक एब्सेंट रहेगा तो वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो हमारा संख्या जो दिया हुआ है 6 के पावर n यानी 6 के घात n, जब हम इसे 6 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो 2 गुने 3 का पावर n, और जब यहाँ इसे हम अलग अलग लिखेंगे तो 2 का पावर n गुने 3 के पावर n। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जब 6 के घात n का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 3 आया, तो हम लिखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 का घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। तो हमारा जो संख्या दिया गया था उसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 तो आया मगर 5 एब्सेंट है, 5 अनुपस्थित है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के घात n पर समाप्त 6 के घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 6 को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है तो क्यों है। यानी हमको व्याख्या करके दिखाना है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य है तो क्यों है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। अगर हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को अच्छा से जानेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या यानी वैसे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। या दूसरे शब्दों में हम बोले तो वैसे सभी संख्या जिनके 2 से अधिक भाजक हो, 2 से अधिक भाजक हो, तो उन सभी संख्याओं को क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, 16 इन सभी संख्या को हम भाज्य बोलेंगे। आइए कैसे देखते हैं। जैसे 4 है तो 4 किससे किससे भाग जाता है? 1 से, 2 से और 4 से। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 के भाजक कौन कौन है? 1 है, 2 है और 4 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका जो भाजक है 2 से ज़्यादा है, यानी 1, 2, 3 भाजक है। यानी जिसका भी 2 से अधिक भाजक होंगे उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। यानी जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड 4 का किया जा सकता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 4 हमारा क्या है? भाज्य संख्या। उसी प्रकार कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 10। 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 से भाग जाएगा, 2 से, 5 से और 10 से। तो ये भी, इसका भी कितना भाजक हो जा रहा है? 5 भाजक, यानी इसको 5 फैक्टर हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि 10 हमारा क्या है? भाज्य संख्या। यानी वैसे सभी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। इसी प्रकार से हमारा अभाज्य संख्या क्या है?
आभास संख्या हम वैसे सभी संख्या को आभास संख्या बोलते हैं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी दो फैक्टर हो, यानी उसका भाजक दो ही होगा। उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? आभास संख्या। या दूसरे शब्दों में बोलेंगे वैसे संख्या जो केवल दो ही संख्या से भाग जाती हो, यानी एक और खुद वही संख्या, यानी खुद स्वयं से भाग जाती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस सब सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। यानी दो को देखेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 गुने 2, यानी 1 और 2, यानी इसका भाजक जो होगा 1 और 2 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, यानी दो ही संख्या से भाग जाता है, चलते इसके भाजक की संख्या कितनी है? 2, इसलिए ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 7 है, 7 भी किससे किससे भाग जाता है? 1 और 7 से, यानी इसका गुणनखंड जो है 1 और 7 है। तो इस प्रकार से इसका केवल कितना गुणनखंड मिल रहा है? 2 गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए ये हमारा कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन में हमें इसे भाज्य दिखाना है, तो भाज्य दिखाने के लिए हमें इन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड दिखाना होगा, यानी 2 से अधिक भाजक दिखाना होगा। तो अगर हम 2 से अधिक भाजक दिखा लेते हैं तो हम बोलेंगे ये जो हमारा संख्या है ये कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं दिखाने का। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले नंबर ये संख्या को हम दिखाने का कोशिश करते हैं। तो संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो ये संख्या में यहाँ से यहाँ तक एक ही संख्या है, क्योंकि तीनों आपस में गुणा में है, ये प्लस फिर यहाँ जाके 13। तो इन दोनों में से 13 कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो 13 कॉमन निकालेंगे तो क्या यहाँ बचेगा? इसके पास 7 गुने 11 प्लस 13 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 13, 11 गुने 7 करेंगे तो 77 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 13, 77 और 1 क्या हो जाएगा? 78। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या था हमारा, उसका 2 गुणनखंड तो 13 और 78 दिख रहा है, इसके अलावा एक भी तो गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये हमारा कैसा संख्या होगा? भाज्य संख्या। इसे चाहेंगे तो और हम ऐसे लिख सकते हैं 13 गुने 78 को जब ब्रेक करेंगे तो 78 ब्रेक हो जाएगा 2 से 3, 6, 1, 39, फिर 3 से 13, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 78 को 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। हम इस प्रकार से बोल सकते हैं ये दी गई संख्या का 2 से अधिक भाजक है, यानी 13 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 13 से भी भाग जाएगा, यानी 2 से अधिक भाजक हैं या 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या हमारा भाज्य संख्या है। अब ये दूसरी संख्या को हम दिखाने का कोशिश करते हैं। तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो ये जो संख्या यहाँ से यहाँ तक ये सब गुना में है, इसको गुना करेंगे तो एक ही कोई संख्या आएगा, यानी एक ही संख्या कोई एक नंबर आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लस है फिर 5 है, तो इन दोनों में से यहाँ तक और इससे दोनों से कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन निकल जाएगा। 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 7 6 42 और 4 3 12, 12 दूना 24, तो यानी 42 गुने 24। तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 6 4 10 और 8 1 9 और 1 10, यानी कितना आ गया? प्लस 1008 प्लस, यानी यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो 1008 प्लस 1, यानी इस प्रकार से इसको और भी लिख सकते हैं हम 5 गुने 1008 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 1009। अब इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड हो चुके हैं। यहाँ एक 5 है, 5 से भाजक जा रहा है, यानी 5 से भाग जा रहा है, और 1009 से भी भाग जा रहा है, यानी ये भी भाजक हुआ ये भी भाजक हुआ। 2 भाजक तो आसानी से दिख रहा है, और एक तो हर एक संख्या का भाजक होता है, तो एक भी हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 भाजक हो गए, यानी 2 से अधिक भाजक हो गए। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार दी गई संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और
7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 दी गई संख्या के दो से अधिक भाजक हैं या दो से अधिक गुणनखंड हैं, दो से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या भाज्य है। यानी कहने का मतलब जिस संख्या के दो से अधिक भाजक यानी दो से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो उन संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। तो इस संख्या को भी हम दिखा दिए कि इसका दो से अधिक भाजक है, इस प्रकार इस संख्या को भी दिखा दिए कि इसका भी दो से अधिक भाजक यानी दो से अधिक गुणनखंड किया जा सकता है। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होंगे वो निश्चित रूप से कैसा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्वेश्चन 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर यानी कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। यानी एक वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान में एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से यानी दोनों एक ही स्थान से सोनिया और रवि दोनों एक ही पोजीशन से एक ही स्थान से और एक ही समय पे दोनों एक ही टाइम पे चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में भी चलते हैं। यानी 3 बात यहाँ पे दिया है कि सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यानी कितना देर बाद दोनों एक दूसरे को जहां से चलना प्रारंभ किए थे वहीं पे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे या पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो रवि जब यहाँ से दूसरे चक्कर के लिए जाएगा तो 24 मिनट, तीसरे चक्कर के लिए जाएगा तो 36 मिनट, यानी 36 मिनट में 3 चक्कर लगा देगा रवि जो है 12 में एक चक्कर, दूसरा 12 में एक चक्कर और तीसरा 12 में एक चक्कर, यानी 36 मिनट में ये 3 चक्कर लगा देगा। तो एक चक्कर यहाँ पहुँच गया, दूसरा चक्कर यहाँ पहुँच गया, तीसरा चक्कर जब लगाएगा तो फिर यहाँ से पहुँच जाएगा, यानी 36 मिनट में यहाँ पहुँच गया। उसी प्रकार से सोनिया जो है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, यानी यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गया तो सोनिया 18 मिनट लेगी। जब दूसरा का राउंड मारने लगेगी तो फिर 18 मिनट लेगी, यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 36 मिनट में 2 राउंड मारेगी। यानी रवि जब 3 राउंड लगा देगा तो सोनिया उस समय 2 राउंड लगाएगी और दोनों का समय 36 मिनट लगेगा। तो 36 मिनट जब होगा, फर्स्ट बार जब चलना प्रारंभ करेगा उससे 36 मिनट का जब समय बीत जाएगा तो दोनों एक दूसरे को फिर से यहीं पाएंगे। उस समय रवि 3 चक्कर लगाया रहेगा और सोनिया 2 चक्कर। ऐसे क्वेश्चन को हम एलसीएम के द्वारा सॉल्व करते हैं कि दोनों वे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो 18 और 12 के एलसीएम जो आएगा वही समय होगा। उसी समय में दोनों एक दूसरे को सेम जगह पे यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलते हुए दिखेंगे। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट का समय लगता है। अतः एक समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वह समय 12 और
18 का LCM होगा। यानी सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। यानी कोई समय होगा जहां दोनों प्रारंभिक स्थान पर होंगे और वह समय कहां से आएगा, तो वह समय मिलेगा 12 और 18 का एलसीएम से। तो वही लिखे, अतः एक समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो अब हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3। उसी प्रकार 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 9 18, 3 तिहाई 9, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में यानी 2 का पेयर लग गया और ये 3 और ये 3 का पेयर लग गया, यानी ये दोनों पेयर के बदले और ये दोनों पेयर के बदले 1 1, यानी 2 गुने 3, और ये 2 और ये 3 का पेयर नहीं लगा, इसका मतलब 2 गुने 3। तो यहाँ 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी अतः दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यानी दोनों एक दूसरे को 36 मिनट के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किए थे रवि और सोनिया, तो 36 मिनट के बाद रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा और 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी, और दोनों एक दूसरे को फिर यहाँ 36 मिनट में एक ही जगह मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सीख लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।